जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब। मैं हूं मयूर मोगरे और इस वीडियो में हम डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। आप सभी को पता है हम लक्ष्मीकांत किताब जो है वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और ये 8th चैप्टर है। और ये पार्ट के बाद हमारा फर्स्ट सेक्शन जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नए नोटिफिकेशंस जो है वो मिलते रहेंगे। और हमने एंशियंट हिस्ट्री भी शुरू किया है। अभी हाल ही में ज्योग्राफी लेक्चर भी हमने शुरू किया है जो कि प्रतीक कवर कर रहे हैं। और उसके बाद हम करंट अफेयर जो है मंथली करंट अफेयर्स वो भी कवर कर रहे हैं अलग अलग सेक्शन में। तो वो भी आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको ये वीडियोस फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वीडियोस आपको वर्थ लग रहे हैं, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके सामने और अच्छे वीडियोस जो है वो लाने की कोशिश करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप शेयर ज़रूर करेंगे और कर भी रहे हैं। और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। तो शुरू करते हैं। तो अब हमने जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है वो पूरी तरीके से देख लिए थे। अब यहाँ पर हम जो बचा हुआ पार्ट है वो देखेंगे। तो सबसे पहले आता है गांधीयन प्रिंसिपल। अब गांधीयन प्रिंसिपल जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो हम आगे देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। इसे याद रख कैसे रखा जाए उसकी भी ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, जैसे सोशलिस्ट प्रिंसिपल थे, ये मोस्टली जो थर्टीज़ है, मतलब जो डीपीएसपी है 36 से शुरू होता है 51 तक। तो जो थर्टीज़ का है पूरा, उसमें सोशलिस्ट प्रिंसिपल, मोस्ट ऑफ द सोशलिस्ट प्रिंसिपल थर्टीज़ में ही कवर हो जाते हैं। तो यहाँ जो है, यहाँ से मोस्ट ऑफ द गांधीयन प्रिंसिपल ये फोर्टीज़ में है। ठीक है। तो यहाँ पर गांधीयन प्रिंसिपल जो है, यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहला गांधीयन प्रिंसिपल आता है, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडव देम विथ नेसेसरी पावर। अब यहाँ पर आता है 40। ठीक है, आर्टिकल 40 क्या बोलता है कि हमें विलेज पंचायत जो है ये ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और उसे नेसेसरी पावर जो रहेगी वो देना पड़ेगा। बराबर है। अब जो भी चीज़ यहाँ पर आती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर सेटअप होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो गया लेकिन उसके हाथ में पावर ही नहीं है तो मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हमें विलेज पंचायत तो स्टैब्लिश करनी ही है, उसके साथ साथ उन्हें जो कोई नेसेसरी पावर रहेगी वो भी उन्हें देना है। यहाँ पर हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी पावर हमें देनी है, अननेसेसरी पावर नहीं देनी है, जिससे कि वो हर जो सेंटर का भी रूल रहेगा उसे ओवर रूल कर दे। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इसलिए नेसेसरी पावर हमें देनी पड़ेगी विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करके। मतलब यहाँ पर आर्टिकल 40। ठीक है। उसके बाद आता है कि टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कॉरपोरेशन इन दी रूरल एरियाज। अब यहाँ पर आर्टिकल 43 क्या बोलता है कि हमें कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है ये प्रमोट करना पड़ेगा ऑन एन इंडिविजुअल और कॉरपोरेशन इन दी रूरल एरियाज। अब देखिए, जो भी गांधीयन प्रिंसिपल है ये रूरल एरिया के लोगों के लिए या फिर वीकर सेक्शन के लोगों के लिए या फिर विमेन के लिए या फिर चिल्ड्रन के लिए, इन लोगों के लिए स्पेशली ये चीज़ें बनाई गई है, जो भी गांधीयन प्रिंसिपल है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम याद रखने के हिसाब से भी देखें, जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम सोशलिस्ट प्रिंसिपल में जो भी राइम्स है उस तरीके से बताया था, तो यहाँ पर पहला अगर हमने देखा, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंड ऑफ देम विद नेसेसरी पावर, मतलब आर्टिकल 40। यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है 40। बराबर है, ज़ीरो। अब मैंने आपको क्या बोला है, जो भी गांधीयन प्रिंसिपल है वो फोर्टीज़ में आते हैं। तो अब 40 से शुरू हो गया गांधीयन प्रिंसिपल है, मतलब अब यहाँ पर क्या है कि ये जो विलेज पंचायत, आपको पता कैसे चलेगा कि गांधीयन प्रिंसिपल है या नहीं, उसके लिए एक अलग ट्रिक है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर विलेज पंचायत आपको दिख रहा है। विलेज पंचायत मतलब क्या है कि पंचायत मतलब इसमें एक सरपंच, एक हीरो होता है। बराबर है। तो आखिरी में अगर आप देखोगे ज़ीरो, ज़ीरो का राइम क्या होता है, हीरो। तो यहाँ पर हमें एक हीरो को खड़ा करना है। हीरो को खड़ा करना है मतलब क्या, सरपंच को खड़ा करना है। इमेजिन कीजिए, एक सरपंच है, एक बुजुर्ग सा इंसान है जो सरपंच है, वो हीरो बना हुआ है। तो विलेज पंचायत जो है हमें प्रमो ऑर्गेनाइज करनी है। फिर यहाँ पर आता है टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री। अब यहाँ पर हमें कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो प्रमोट करनी है ऑन एन इंडिविजुअल और कॉरपोरेशन इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में हमें इंडिविजुअल बेस्ड पर या कॉरपोरेशन के बेस्ड पर एक कॉटेज इंडस्ट्री जो है उसे प्रमोट करना है। अब यहाँ पर 43, थ्री मतलब क्या है, ट्री। आप इमेजिन कीजिए कि आप पेड़ के नीचे, मतलब पेड़ के नीचे बैठे हो और वहाँ पर आप जो कपड़े हैं वो बेच रहे हो। इस तरीके से इमेजिन कीजिए। ठीक है। अब वहाँ पे जो हमने सोशलिस्ट प्रिंसिपल में देखा था, उसमें जो थ्री का ट्री देखा था हमने, उसमें क्या था कि आप जो लिविंग वेजेस है वो गिन रहे हो। बराबर है। जो लिविंग वेजेस से
कनेक्टेड था वो ट्री। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप जो कपड़े हैं वो बेच रहे हो गांधीयन प्रिंसिपल में, जो धोती है वो बेच रहे हो, जो बंडी है वो बेच रहे हो। तो इस तरीके से इमेजिन कीजिए, आपको किसी भी तरीके से याद रखना है तो जिस तरीके से मैंने याद रखा है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं, टू प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब यहाँ पर 43B है, ठीक है। इसमें क्या है, टू प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब वहाँ पर जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल था उसमें 43 आर्टिकल क्या था कि लिविंग वेजेस जो है उससे रिलेटेड था, बराबर है। लिविंग वेजेस जो है वो हमें लेने पड़ेंगे। उसके बाद लिविंग वेजेस लेने के बाद 43A क्या था, अगर आपने लिविंग वेजेस ले लिए उसके बाद क्या हुआ, आपके पास पैसा आ गया, आप ट्रेनिंग ले सकते हो। आपने ट्रेनिंग ली, उसके बाद क्या हो गया, आपको अब इंडस्ट्रीज़ में काम करना है, तो मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, बराबर है, आर्टिकल 43A। अब यहाँ पर 43B, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको गांधीयन प्रिंसिपल से देखना है। तो गांधीयन प्रिंसिपल से आर्टिकल 43 क्या बोलता है कि आपको पेड़ के नीचे बैठ के आप सोशल वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो गांधीयन प्रिंसिपल मतलब आप समाज सेवा कर रहे हो। तो इसमें क्या हो रहा है, आप जो भी धोती है, जो भी कॉटेज इंडस्ट्री इमेजिन कीजिए, आप यहाँ पर बांट रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कोऑपरेट क्यों कर रहे हो आप, कोई भी इंसान, कोई भी एक ग्रुप अगर एक तरीके के कपड़े पहनता है, मतलब क्या होता है, वो कोऑपरेटिव एक ग्रुप बन जाता है, बराबर है। तो आर्टिकल 43B क्या बोलता है कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना रहे हो, सब एक तरीके के कपड़े पहनेंगे। सोचो आप सब गांधी जी जैसे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो तैयार हो गई है, ठीक है। वो कहता है आर्टिकल 43B। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 46 पर, टू प्रमोट एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन। ये कहता है आर्टिकल 46, मतलब आर्टिकल 46 क्या कहता है कि हमें एजुकेशन प्रोवाइड करना है, प्रमोट करना है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रमोट करना है, किसके लिए, SC ST और अदर वीकर सेक्शंस के लिए, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ पर अगर हम राइम जोड़े, सिक्स, सिक्स के साथ क्या आता है, फिक्स, हमें फिक्स करना है। क्या फिक्स करना है कि जो SC ST है उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हमें फिक्स करना है, ताकि उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो अच्छे से फिक्स हो जाए, ये हमें फिक्स करना है। उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोहिबिट करना है हमें जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स है और ड्रग्स, ये सब चीज़ों का हमें प्रोहिबिशन करना है, ये कहता है आर्टिकल 47। अब यहाँ पर 7 क्या कहता है, 7 मतलब हेवन, बराबर है। हेवन, अगर आपको हेवन में जाना है तो आपको ड्रिंक्स और ड्रग्स ये सबसे दूर रहना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर हम कहते हैं 47 मतलब हेवन, 7 मतलब हेवन, और हेवन में जाने के लिए आपको ड्रिंक्स और ड्रग्स इससे दूर रहना पड़ेगा, इसे प्रोहिबिट करना पड़ेगा। इसलिए आर्टिकल 47 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, टू प्रोहिबिट स्लॉटरिंग ऑफ काउ, काल्स एंड अदर मिल्च। यहाँ पर कहते हैं आर्टिकल 48। अब यहाँ पर आर्टिकल 48 के हिसाब से हमें प्रोहिबिट करना है, यहाँ भी प्रोहिबिट करना है। क्या प्रोहिबिट करना है, स्लॉटरिंग ऑफ काउ, काल्स एंड अदर मिल्च। जो भी स्लॉटरिंग होती है काव की, काल्स की और अदर मिल्च की, वो सब चीज़ें जो है हमें प्रोहिबिट करना है, वो कहता है आर्टिकल 48। अब यहाँ पर आर्टिकल 48 के हिसाब से देखिए, 8 मतलब क्या, गेट। अब गेट के उस पार, यहाँ पर गेट के उस पार क्या हो रहा है कि आपको जो भी स्लॉटरिंग है पूरे दिख रहे हैं, जो गाय है उनका खून वहाँ पर दिख रहा है गेट के उस साइड, इमेजिन कीजिए पूरा स्लॉटरिंग हो रही है काव की, काल्स की। तो ये सब चीज़ें जो है ये प्रमोट करना है हमें, प्रोहिबिट करना है, सॉरी। ये सब जो चीज़ें हैं हमें इस सब का प्रोहिबिशन करना है, ठीक है। अब जैसे आपने आर्टिकल 38 देखा था, तो आर्टिकल 38 में क्या था, वहाँ भी हमने गेट लिया था, बराबर है। तो वहाँ क्या था, वहाँ गेट के उस साइड, ठीक है, मतलब एक गेट है, गेट किस चीज़ का है, इक्वालिटी का है, बराबर है। तो हमें ये जो गेट है, ये गेट को हटाना था, इनइक्वालिटी जो है वो दूर करनी थी, बराबर है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको गेट के उस साइड पूरे जो काव है इन सब का स्लॉटरिंग दिख रहा है, तो वो हमें प्रोहिबिट करना है, क्योंकि वो हम नहीं होने दे सकते, बराबर है। तो ये सारे हो गए गांधीयन प्रिंसिपल। अब यहाँ पर हमें देखना है कि याद कैसे रखना है। तो अब इमेजिन करना है हमें एक स्टोरी, जिससे कि आपको जब भी वर्ड्स दिखेंगे, ये सारे वर्ड्स, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये गांधीयन प्रिंसिपल ही है। तो ये कैसे देखना है, तो इमेजिन कीजिए अब एक स्टोरी कि गांधी जी जो है वो इंडिया में आए, उन्होंने ये सब देखा कि यहाँ पर जो चेंजेस है वो हमें करने पड़ेंगे। तो गांधी जी यहाँ पर आए तो वो पहले साउथ अफ्रीका के भेस में थे, मतलब एकदम कोट पैंट ये सब पहन के थे। लेकिन उन्हें पता चला कि जैसा देश वैसा भेस रहना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो अपना भेस चेंज किया, मतलब कॉटेज इंडस्ट्री में गए, जो झाड़ के नीचे लोग खड़े थे,
ठीक है, मतलब आर्टिकल 43 उसके हिसाब से जो भी वहाँ पर दे रहे थे कपड़े, मतलब धोती और ये सब दे रहे थे, वो गांधी जी ने सबसे पहले जाके कॉटेज इंडस्ट्री से वो सब खरीदा। ठीक है, उन्होंने अपना भेस चेंज कर लिया। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उनको लगा कि अब यहाँ पर हम सब एक साथ जुट जाने चाहिए, मतलब आर्टिकल 43 बी, बराबर है। आर्टिकल 43 क्या बोलता है, बी क्या बोलता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर सबने एक तरीके के कपड़े पहन लिए, गांधी जी ने सबको पहना दिए एक तरीके के कपड़े। फिर उन्होंने बोला कि चलो अब हम जो है एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ये फॉर्म करते हैं। अब उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो फॉर्म कर ली। अब उसके बाद गांधी जी को लगा कि यार यहाँ पे सिर्फ इतने से लोग रह के कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें और ज़्यादा लोगों को बढ़ाना पड़ेगा और ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मतलब जो पूरा विलेज है उसे ही हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तभी हमें आज़ादी जो है वो मिल सकती है। क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मतलब इतने कम लोग रह के यहाँ पर कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर उन्होंने बोला कि हम पूरे विलेज को इन्वॉल्व करते हैं। तो विलेज को इन्वॉल्व करना है मतलब क्या है, विलेज पंचायत बना लिया। अब विलेज पंचायत मतलब क्या है, विलेज पंचायत में कौन होता है, सरपंच हीरो होता है, मतलब हीरो ज़ीरो, मतलब आर्टिकल 40, बराबर है। तो यहाँ पर विलेज पंचायत जो है वो बन गया। अब क्या हुआ, सबसे पहले स्टार्टिंग से अगर हम देखें, गांधी जी आए, उन्होंने अपना भेस चेंज किया, भेस चेंज किया कहाँ गए, कॉटेज इंडस्ट्री में गए, अपना भेस चेंज किया। उसके बाद उन्होंने सब सेम कपड़े पहना के छोटा सा कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर ली। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत छोटी हो रही थी, तो उन्हें लगा कुछ बड़ा चाहिए, कुछ तूफानी करते हैं, तो उन्होंने विलेज पंचायत बना ली। और विलेज पंचायत बनाने के बाद उन्हें पता चला कि लोग जो है ये अल्कोहल और काउ स्लॉटरिंग के बहुत आदी जा चुके हैं। ठीक है, तो उन्हें ये पता चला कि लोग अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेने लग गए हैं, काउ स्लॉटरिंग जो है ये बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं। अब अल्कोहल मतलब कहाँ आता है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स एंड ड्रिंक्स, बराबर है। तो वो कहाँ, हेवन में जाने के लिए हमको ये प्रोहिबिट करना पड़ेगा, मतलब 47, बराबर है। और उसके बाद काउ स्लॉटरिंग हमें पता है, गेट के उस साइड काउ स्लॉटरिंग हो रही है, मतलब आर्टिकल 48। तो अल्कोहल और काउ स्लॉटरिंग जो है ये बहुत ज़्यादा हो रही है और लोगों को इससे बचाना पड़ेगा। तो ये बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एजुकेशन और मनी जो है ये प्रोवाइड करना पड़ेगा। किसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो वीकर सेक्शन को प्रोवाइड करना पड़ेगा एजुकेशन और मनी, मतलब इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसका, तो SC STs का, बराबर है, और वीकर सेक्शन का। तो अब यहाँ पर एजुकेशन और मनी जो है अगर हम यहाँ पर इन्हें देते हैं तो ये अल्कोहल और काउ स्लॉटरिंग जो है ये छोड़ देंगे, ऐसा गांधी जी को लगता है। क्योंकि ये सब जो हो रहा है, अल्कोहल लेना, ये एजुकेशन न लेने की वजह से हो रहा है। क्योंकि अगर एजुकेशन लिया जाए तो लोगों को पता रहेगा कि इसके क्या क्या बुरे असर पड़ सकते हैं, तो उस वजह से वो लोग लेंगे नहीं। इसलिए यहाँ पर एजुकेशन और मनी यहाँ पर प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो वीकर सेक्शन है उनको एजुकेशन, जो SC ST है उन्हें एजुकेशन और मनी इंटरेस्ट उनका कहाँ आता है, हमें फिक्स करना है ये सारी चीज़ें, एजुकेशन और मनी फिक्स करनी है। तो वो आएगा आर्टिकल 46 में। तो इस तरीके से आपको जितने भी आर्टिकल्स है गांधीयन प्रिंसिपल के, और उसके बाद गांधीयन प्रिंसिपल में कौन कौन से नाम आते हैं, ये आपको इस स्टोरी के थ्रू याद हो गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। उसके बाद किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव्स आर पार्ट ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल्स, A to avoid intoxicating drinks, B to organize village panchayat, C to promote cottage industries and to promote education to weaker section। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स ये आता है, हमने देखा है, बराबर है, क्योंकि लोग जो है वो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक के आदी हो जाते हैं। विलेज पंचायत हीरो बनाना है, विलेज पंचायत फॉर्म करनी है। कॉटेज इंडस्ट्रीज, गांधी जी ने वही कपड़े चेंज किए थे। और वन में एजुकेशन टू वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन को हमें फिक्स करने हैं उनकी जो एजुकेशन सिस्टम है, और उसके बाद जो SC STs का एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। इस तरह के क्वेश्चन जो है UPSC में आते हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान में रखनी होती है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो ट्रिक है इसके थ्रू आपको याद हो ही गया होगा सब कुछ। उसके बाद क्लासिफिकेशन आता है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। अब यहाँ पर लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल क्या कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड रहना चाहिए थ्रू आउट द कंट्री। आर्टिकल 44 के हिसाब से यूनिफॉर्म सिविल कोड रहना चाहिए सारी की सारी कंट्री में। अब हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब पता है क्या है, एक तरीके का कानून रहना चाहिए, एक ही तरीके का, बराबर है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड रहना चाहिए पूरी की पूरी कंट्री में, ये आता है आर्टिकल 44 में। तो अगर याद ही रखना है आपको तो इस तरीके से याद रख सकते हो, आर्टिकल 44, 4 मतलब क्या आता है, चोर, चोर क्या चोरी कर रहा है, तो यूनिफॉर्म चोरी करके भाग रहा है। तो इस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन अंटिल दे अटेन 6 years ऑफ एज। अब यहाँ पर 6 to 14 years का कंपलसरी एजुकेशन जो है ये तो हमें फंडामेंटल राइट में मिला हुआ है।
लेकिन यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या कहा गया है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको अंटिल दे अटेन 6 years ऑफ एज। अब यहाँ पर कंपलसरी तो लिख नहीं सकते यहाँ पर, बराबर है, क्योंकि ये डायरेक्टिव्स है, ये इन्फोर्सेबल नहीं है, डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है। डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो अगर कोई अपने बच्चे को अर्ली एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो। लेकिन अगर 6 to 14 में नहीं कर रहा है मतलब उसका फंडामेंटल राइट जो है वायलेट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्टिव्स दिया हुआ है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है वो उन्हें देना पड़ेगा अंटिल दे अटेन 6 years ऑफ एज, मतलब आर्टिकल 45। अब यहाँ पर अगर आप देखो फाइव फाइव मतलब आप एक ये राइम निकाल सकते हो, हाइव 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 हाइव, मतलब ये क्या है, ये जो इमेजिन कीजिए कि कोई अनपढ़ है वो हाइव 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 कर रहा है पागलों जैसा, तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि जो हाइव हाइव ना करे, मतलब आदिवासी टाइप ना करे, तो इसलिए उसको एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। और एजुकेशन मतलब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा अंटिल दे अटेन 6 years ऑफ एज, जिससे कि उनका जो फंडामेंटल राइट है वो उन्हें समझ में आए कि मैं 6 साल का हो गया तो उन्हें 6 साल अच्छी एजुकेशन उन्होंने ले ली, उसके बाद उन्हें समझेगा कि मुझे 6 से 14 साल तक तो फ्री में कंपलसरी एजुकेशन है, तो वो 14 साल तक भी पढ़ पाएगा। उसके बाद एक बार वो अच्छे से पढ़ लिया उसके बाद आगे का एजुकेशन तो अपने आप कंप्लीट कर ही लेगा। तो यहाँ पर आर्टिकल 45 क्या कहता है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन देना पड़ेगा अंटिल दे अटेन 6 years ऑफ एज। उसके टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर ऑन मॉडर्न लाइन। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो भी ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ऑन मॉडर्न लाइन। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 48 हमने क्या देखा था, 48 काउ स्लॉटरिंग देखा था हमने, बराबर है, गेट गेट के उस साइड क्या है, तो काउ स्लॉटरिंग हो रही है। लेकिन हम उससे आगे बढ़ गए, वो हमने काउ स्लॉटरिंग रोक दी, उससे जब हम आगे बढ़े तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, एग्रीकल्चर जो है ये यहाँ पर दिख रहा है मॉडर्न लाइन में। जब यहाँ पर एग्रीकल्चर हमें दिख रहा है वो भी कौन से इस पे दिख रहा है, तो मॉडर्न लाइन में दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने ये सब चीज़ों को बचा लिया, काउ स्लॉटरिंग वगैरह हमने नहीं होने दी। तो जब उससे आगे बढ़े हम तो हमने देखा कि वो गेट के उस पार एक एग्रीकल्चर खेत है जो कि इतना ज़्यादा डेवलप है, सारे मॉडर्न उसमें इरिगेशन है, सब कुछ फैसिलिटीज़ उसमें दी हुई है। तो ये मॉडर्न लाइन पर ऑर्गेनाइज करना है हमें एग्रीकल्चर, वो कहता है आर्टिकल 48। उसके बाद 48 आता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। अब देखिए यहाँ से हम जब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और हम आगे बढ़े एग्रीकल्चर के उस पार गए हम और आगे गए, तो वहाँ क्या हमें देखने को मिलता है, तो एक वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट, इतना घना जंगल है और वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी है वहाँ पर। ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ये सारी जो आर्टिकल्स है आपको इमेजिनेशन में याद करने हैं, और मैं ये आपको गारंटी देता हूँ कि इस तरीके से आपने याद किया तो आप कभी भूल नहीं पाओगे। आर्टिकल 48A क्या कहता है कि प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है हमें वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को। तो आर्टिकल 48 क्या कहता है, हमें एग्रीकल्चर मॉडर्न लाइन पर, तो हम जब आगे गए गेट के तो उस साइड हमें क्या दिखता है कि एग्रीकल्चर है पूरे मॉडर्न लाइन पर, इरिगेशन फैसिलिटी सब कुछ है। और उसके थोड़ा और आगे गए हम, मतलब आर्टिकल 48A तक पहुँचे, तो वहाँ हमें क्या दिख रहा है, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट दिख रही है वहाँ पे, बहुत घना जंगल दिख रहा है और बहुत सही वाइल्ड लाइफ दिख रही है वहाँ पे। तो प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना है हमें। उसके तो प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अब ये आता है आर्टिकल 49 में। अब 49 मतलब क्या है, माइन, मतलब मेरा, बराबर है। अब आर्टिकल 39A क्या देखा था हमने, 39 तो बहुत बड़ा है, आर्टिकल 39A क्या देखा था, मतलब उसमें हमने देखा था 9 का राइम जोड़ के माइन, बराबर है। तो माइन मतलब मेरा, मेरा अच्छा होना चाहिए। मेरा अच्छा कैसा होगा, जब मुझे जस्टिस मिलेगा। तो आर्टिकल 39A में क्या आ रहा है, जस्टिस आ रहा है। अब यहाँ पर है आर्टिकल 49। अब 49 में क्या आ रहा है, टू प्रोटेक्ट एंड मेरा, मतलब मेरा क्या है, ये जितने भी मॉन्यूमेंट्स है, जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, ये सब मेरी है, बराबर है, मेरे पूर्वजों की हो सकती है, तो ये सब मेरी ही हुई। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो मॉन्यूमेंट्स है, ये सब नेशनल इंपॉर्टेंस के जो प्लेसेस है, इसे हमें प्रोटेक्ट करना है। तो ये कहता है आर्टिकल 49, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट, जितने भी मॉन्यूमेंट्स है, जितने भी नेशनल इंपॉर्टेंस के प्लेसेस है, ये सब हमें प्रोटेक्ट करने हैं, क्योंकि हमारे हैं, ये मेरे हैं, माइन, आर्टिकल 49। टू प्रोटेक्ट इंटरनेशनल पीस। अब यहाँ पर 51 आ रहा है, वन मतलब गन, बराबर है, गन, गन से क्या कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं। तो ये जो इंटरनेशनल क्या वायलेंस हो रहा है, तो इंटरनेशनल वायलेंस नहीं होने देना है, यहाँ इंटरनेशनल पीस होना चाहिए, मतलब टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस, ये आता है आर्टिकल 51 में। आर्टिकल 51 क्या कहता है कि हमें इंटरनेशनल पीस जो है इसे प्रमोट करना चाहिए। अब यहाँ पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यहाँ पर कुछ न्यू डायरेक्टिव्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुए थे। अब वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब आर्टिकल 39, ठीक है। आर्टिकल 39 में जो लास्ट पार्ट था, क्योंकि हमने बहुत बड़ा देखा था आर्टिकल 39 जो है, बराबर है,
मतलब कौन कौन सा था आर्टिकल 39 में? जो भी मिनरल रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर वुमेन एंड मैन रहना चाहिए। उसके बाद जो भी है जो वर्किंग कंडीशन है वो दोनों के लिए अच्छी होना चाहिए, चिल्ड्रन और वुमेन के लिए। उसके बाद लास्ट था टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बराबर है? मतलब जो भी बच्चे हैं उनका हेल्थ जो है वो अच्छी डेवलप होना चाहिए। हेल्थ कैसे अच्छी डेवलप होगी? जब पैसा अच्छा आएगा, जब एजुकेशन अच्छा हम प्रोवाइड कर सकते हैं। बराबर है? तो ये सारी चीज़ें जो है इंटरकनेक्टेड होती है, आपको मेंस में लिखने के काम आएगी, इसलिए एनालिटिकली हर चीज़ सोचेंगे आप तो आपको याद भी हो जाएगा और आपको मेंस में लिखने के लिए आसानी भी जाएगी। तो यहाँ पर हेल्थ डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। हेल्थ डेवलपमेंट कैसी होगी? जब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होने के लिए आपको फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होने के बाद क्या होगा? आपको न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा। अब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी करने के लिए आपको एजुकेशन अच्छा प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इंटरकनेक्टेड होती है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन आता है आर्टिकल 39 में। ठीक है? मतलब आपको हेल्थ डेवलपमेंट जो है अच्छे से करना होगा। टू प्रमोट इक्वल जस्टिस, मैंने आर्टिकल 39A आपको बताया था। बराबर है? 39 मतलब माइन, माइन मतलब मेरा, मेरा अच्छा होना चाहिए। क्या अच्छा होना चाहिए? इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए मुझे, तब मेरा अच्छा होगा। तो टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, ये है न्यू डायरेक्टिव्स जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुए थे। ठीक है? मतलब आर्टिकल 39A हो गया टू प्रमोट इक्वल जस्टिस। उसके टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज, आर्टिकल 43A। यहाँ पर क्या हो रहा है? टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज। मतलब यहाँ पर क्या था? आर्टिकल 43 क्या था? थ्री मतलब ट्री, ट्री के नीचे खड़े रह के आप लिविंग वेजेस ले रहे हो, पैसे ले रहे हो, पैसे आपके पास आ गए। उसके बाद क्या हो रहा था? पैसे आने के बाद आपने सोचा कि न्यू कोर्स करता हूँ, कुछ कोर्स करने के बाद आप इंडस्ट्रीज़ में चले गए, आपने वहाँ पर काम नहीं किया सन के नीचे। बराबर है? तो यहाँ पर क्या हो रहा था? मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज जो है इसका पार्टिसिपेशन जो है वर्कर्स का मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज में, ये हमें बढ़ाना है, ये हमें सिक्योर करना है। तो ये था आर्टिकल 43A। उसके बाद टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कहाँ आ रहा था? जब आप जो एग्रीकल्चर है मॉडर्न लाइन की इरिगेशन बहुत अच्छी फैसिलिटी, उससे जब आगे जाओगे। अब एग्रीकल्चर कहाँ आ रहा था? 48 में आ रहा था। बराबर है? 48 क्योंकि गेट था, गेट के उस पार एग्रीकल्चर दिख रहा था आपको मॉडर्न लाइन पर। उससे आप आगे जाओगे तो आपको वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट्री दिख रही थी। तो आपका आर्टिकल 48A जो है वो भी आपको याद हो गया। अब यहाँ पर न्यू डायरेक्टिव्स जो है, न्यू डायरेक्टिव्स मोस्टली AAA वाली है। बराबर है? जो जहाँ भी AAA दिख रहा है वो न्यू डायरेक्टिव्स आ गए। सिर्फ एक ही है, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बराबर है? तो यहाँ पर सिर्फ यही एक आ रहा है न्यू डायरेक्टिव्स में। तो इस तरीके से आपको जितने भी न्यू डायरेक्टिव्स है वो इजीली याद हो जाएंगे। तो उसके बाद कुछ न्यू डायरेक्टिव्स आते हैं जो आर्टिकल 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुए थे। जैसे कि स्टेट टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी और इन इनकम स्टेटस एंड फैसिलिटी। अब आर्टिकल 38 था, 38 गेट। अब गेट के उस पार सब रईस है, गेट के इस पार सब गरीब है। तो ये जो इनइक्वालिटी की दीवार है ये हमें तोड़ देनी है। ये जो इनइक्वालिटी का गेट था ये हमें तोड़ देना है, क्योंकि अम्बुजा सीमेंट से भी नहीं बना है तो ये टूट सकता है। तो इनइक्वालिटी जो है हमें दूर करनी है। उसका 97th अमेंडमेंट एक्ट से कौन सा हुआ था? तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हुआ था, जो आर्टिकल 43B का है। बराबर है? 43 मतलब 3 आता है, मतलब क्या है? ट्री है। बराबर है? ट्री के नीचे कॉटेज इंडस्ट्री लगाई है आपने। बराबर है? गांधीयन प्रिंसिपल के हिसाब से कॉटेज इंडस्ट्री लगाई है जो आप धोती फ्री में बांट रहे हो। उसके बाद 43B आता है जिसमें गांधी जी ने बोला कि अब ये तो बहुत हो गया, सब इक्वल हो गए, अब यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करते हैं क्योंकि सबके पास सेम कपड़े आ गए। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी हम फॉर्म कर सकते हैं। तो ये हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। कुछ क्रिटिसिज्म हो रहा है यहाँ पर DPSP का, जो भी अपोजिशन है कुछ क्रिटिसिज्म करते हैं। जैसे नो लीगल फोर्स, यहाँ पर लीगल फोर्स नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो। जैसे आपका फंडामेंटल राइट वॉलेट होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो कि मेरा फंडामेंटल राइट वॉलेट हुआ है। पर DPSP के साथ ऐसा नहीं है, डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है, इलॉजिकली अरेंज। अब जैसा कि आप देख सकते हो हमने जो आर्टिकल्स पढ़े, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, इंटेलेक्चुअल बेस्ड प्रिंसिपल, तो ये सब क्या थे? ये अलग अलग हमने पढ़े हैं। बराबर है? सीक्वेंस में नहीं पढ़े। तो इलॉजिकली अरेंज्ड है, या एटलीस्ट इन्होंने अरेंज लॉजिकली करना चाहिए था, ऐसा क्रिटिसिज्म इसमें किया गया है कि जितने भी गांधीयन प्रिंसिपल है सबको साथ में रखना था, सोशलिस्ट प्रिंसिपल सबको साथ में रखना था। एटलीस्ट कुछ और ना हो तो जो एस्पेरेंट्स है उनकी ही जो समस्या है वो सॉल्व हो जाती थी, ऐसा उनका कहना है। फिर कंजर्वेटिव, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ एक कहता है अलग,
उसके बाद कुछ दूसरा कहता है अलग, खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए थे, इसी क्रिटिसिज्म भी इसमें होता है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से में से कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग है या कौन सा ज़्यादा डोमिनेटिंग है? तो चंपाकम दोराई राजन केस 1951 हुआ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी जो है उसमें से जो फंडामेंटल राइट है ये ज़्यादा सुपेरियर है, ठीक है। लेकिन ऐसे भी कुछ केसेस आए, जैसे अब जितने भी केसेस हैं मैंने बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसमें अच्छे से, जितने भी केसेस हैं वो मैंने अच्छे से सॉल्व करके बताए हैं आपको। उसके बाद कुछ ऐसे भी केसेस आए थे जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा भी कहा था कि डीपीएसपी जो है ये ज़्यादा पावरफुल है फंडामेंटल राइट से, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो गोलकनाथ केस हुआ, उसके बाद जितने भी केसेस हुए, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए जो मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर में पढ़ाए हैं। तो ऐसे इसमें बहुत ज़्यादा फिर बहुत केसेस चले, मतलब तारीख पे तारीख, केस पे केस ऐसे चलते गए। लेकिन अभी करंट सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन आप यहाँ देख सकते हो। करंट सिचुएशन में जो फंडामेंटल राइट है ये सुपेरियर है डीपीएसपी से। लेकिन डीपीएसपी जो है वो कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग में सरकार जो है उसका रोल बहुत अच्छे से प्ले करेगी, ऐसा हमने फर्स्ट स्लाइड में ही देखा था फीचर में। तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट जो है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में, करंट सिचुएशन में फंडामेंटल राइट जो है सुपेरियर है डीपीएसपी के। अब यहाँ पर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में कुछ यहाँ पर डिस्टिंग्विश है, जैसे कि फंडामेंटल राइट जो है वो निगेटिव इन कैरेक्टर है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो निगेटिव इन कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट में बहुत सारी चीज़ें बोली गई है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुमने नहीं करना चाहिए, तुम ये नहीं कर सकते हो, तो वो निगेटिव कैरेक्टर हो गया। लेकिन डीपीएसपी में क्या है, तुमने इस तरीके से करना चाहिए, पॉलिसीज ला रहे हो तो इस तरीके से पॉलिसी फॉर्मुलेट करो, तो ये क्या हो गया, इस तरीके से करो, मतलब पॉजिटिव कैरेक्टर हो गया। फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल है और लीगली एनफोर्सेबल है, और डीपीएसपी जो है नॉन जस्टिशिएबल है, लीगली एनफोर्स नहीं हो सकता है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हो अगर आपका डीपीएसपी वॉलेट होता है तो। जैसे कि फॉर एग्जांपल राइट टू वर्क है, राइट टू वर्क, अगर आपको काम नहीं मिल रहा है, आप अनएम्प्लॉयड हो, तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो कि मेरा डीपीएसपी वॉलेट हो रहा है करके, बराबर। लेकिन राइट टू वर्क अगर फंडामेंटल राइट बना दिया जाए, हर किसी को काम करने का हक है, और अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो कि मेरे को काम करने को नहीं मिल रहा है, मेरा फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहा है। तो ये डिफरेंस है। उसके बाद एम एट स्टैब्लिशिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, यहाँ पर जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो रही है फंडामेंटल राइट के जरिए, क्योंकि एनफोर्सेबल है, और उसके बाद आपका हक जो है वो मेंटेन करके रख रहा है। डीपीएसपी जो है वो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी सेटअप करने के पीछे, जैसा कि आप देख सकते हो सोशलिस्ट प्रिंसिपल थे, गांधीयन प्रिंसिपल थे, जो कि एक नज़रिए से सोशलिस्ट प्रिंसिपल ही है। उसके बाद हैव लीगल सैंक्शंस, जैसे कि फंडामेंटल राइट में लीगल सैंक्शंस है, लेकिन यहाँ पर मॉरल और पॉलिटिकल सैंक्शंस है। उसका प्रमोट वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, यहाँ पे इंडिविजुअल जो है उसके वेलफेयर के लिए काम किया जाता है, क्योंकि इंडिविजुअल का राइट फंडामेंटल राइट वॉलेट होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कम्युनिटी जो है उसका वेलफेयर यहाँ पर स्टैब्लिश देखते हैं, क्योंकि अगर कोई पॉलिसी ला रहे हैं तो कोई अकेले इंसान के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी लाती नहीं है, लाती है तो पूरे कम्युनिटी के लिए लाती है, लाती है तो पूरे देश के लिए लाती है। तो इसलिए क्या हो रहा है, डीपीएसपी जो है ये पूरे वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी के लिए है, क्योंकि जो भी पॉलिसीज आएगी वो कम्युनिटी के लिए आएगी। लेकिन फंडामेंटल राइट जो है इंडिविजुअल के वेलफेयर के लिए। फंडामेंटल राइट में डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन के लिए लगेगा ही क्यों, ऑलरेडी इन्फोर्सेबल है, ऑलरेडी हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर हमारा वॉलेट होता है तो। लेकिन यहाँ पर डीपीएसपी क्या है, कोई पॉलिसी फॉर्मुलेशन के जरिए ही डीपीएसपी जो है इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, बराबर है, नहीं तो वो इन्फोर्सेबल नहीं है। तो यहाँ पर लेजिस्लेशन का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद कोर्ट्स आर बाउंड टू डिक्लेयर अ लॉ वायलेटिव ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। कोर्ट जो है वो डिक्लेयर कर सकता है अगर कोई भी वायलेट होता है फंडामेंटल राइट का, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड कह सकता है। लेकिन यहाँ पर कोर्ट जो है कैनॉट डिक्लेयर एनी लॉ वायलेट ऑफ एनी डीपीएसपी, यहाँ पर वायलेटिव है ऐसा कोई कोर्ट जो है वो नहीं कह सकती है। उसका डायरेक्टिव्स आउटसाइड पार्ट 4, जैसा हमने फंडामेंटल राइट आउटसाइड पार्ट 3 देखा था, बराबर है, जो एक्सेप्शंस लास्ट पार्ट था हमारा पार्ट 8, उसमें हमने किस तरीके से याद रखना वो भी देखा था। तो यहाँ पर डायरेक्टिव्स है आउटसाइड पार्ट 4, जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लेम्स ऑफ एससी एंड एसटी टू द सर्विस, आर्टिकल 335 के हिसाब से ये कहते हैं कि एससी एसटी जो है उनका सर्विस में क्लेम होना चाहिए। अगर आप देखोगे एजुकेशन में, ठीक है, एससी एसटी का हमें एजुकेशन और इकोनॉमिक जो है बेनिफिट उनको देना चाहिए आर्टिकल 46 के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर सर्विसेज में है, ठीक है, एजुकेशन में नहीं है, सर्विसेज में है। क्लेम ऑफ एससी एंड एसटी टू द सर्विसेज आर्टिकल 335 के हिसाब से। उसके बाद इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग टू चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप, यहाँ पर मदर टंग में उन्हें इंस्ट्रक्शन देने चाहिए कोई भी बच्चों को बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप, आर्टिकल 350 ए के हिसाब से, ये भी आउटसाइड पार्ट 4 है।
उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, आर्टिकल 351 के हिसाब से हिंदी लैंग्वेज को हमें डेवलप करना है, ये भी डायरेक्टिव्स आता है आउटसाइड पार्ट 4। ये सारे जो है ये भी जस्टिसिएबल नहीं है, लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंस दिया गया है जैसे डीपीएसपी है उसका। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो डीपीएसपी है वो पूरी तरीके से ख़त्म होता है। अब यहाँ से हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है लक्ष्मीकांत किताब का वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में मैं जो नेक्स्ट सेक्शन है वो लेके आऊँगा। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।